A very good afternoon, all of you, my dear students. This lecture is basically for UG semester third psychology honors, and we are talking about here today about the William James, the contribution of William James. Okay, so William James, we already talked about the William Wundt, Edward Teichner, who are the important psychologists who contribute a lot in the history of psychology. Here a new school of psychology which we discussed today, that is the functionalism. We already discussed about the structuralism and the concept, subject matter, methods of the structuralism. Here we are today to discuss about the functionalism, which is the second thought school of psychology. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनलिज्म के बारे में, विलियम जेम्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में कि उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है साइकोलॉजी में. तो स्टार्ट करते हैं विलियम जेम्स के साथ. Functionalism is an important concept of history of psychology which is introduced to oppose the structuralism. Functionalism क्या है? हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रत्यय है, कंसेप्ट है जिसमें और बेसिकली जो स्ट्रक्चरलिज्म को अपोज करता है, यानी उसके विपरीत बातें करता है. ठीक है, first point. Second is William James founded the school of functionalism and he was influenced by the previous work of Charles Darwin. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि चार्ल्स डार्विन जो है वो फंक्शनलिज्म के हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इन लोगों की भूमिकाओं से या कंट्रीब्यूशन से ही धीरे धीरे फंक्शनलिज्म डेवलप हुआ. लेकिन इस कंसेप्ट को देने का हकदार अगर कोई है तो दैट इज़ विलियम जेम्स. तो विलियम जेम्स ने ही फंक्शनलिज्म स्कूल की स्थापना की थी और वो चार्ल्स डार्विन के किए गए कामों से प्रभावित होकर इसको स्थापित किए. फंक्शनलिज्म इज अ सेकेंड थॉट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. फंक्शनलिज्म क्या है? दैट इज अ सेकेंड थॉट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. तो फर्स्ट थॉट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या था? दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है, सेकेंड क्या है? सेकेंड इज द फंक्शनलिज्म. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा. Functionalism mainly focus on utility and purpose of conscious experience or human behavior and deny the method of introspection. फंक्शनलिज्म बेसिकली ध्यान देता है कि ह्यूमन बिहेवियर या मेंटल प्रोसेस का क्या उपयोग है, इसका क्या उद्देश्य है, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के जस्ट ऑपोजिट है. क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस के एनालिटिकल पोर्शन पर. मतलब हम उसको कैसे कॉन्शियस एक्सपीरियंस का कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसको कैसे विश्लेषण कर सकते हैं. लेकिन विलियम जेम्स ने कहा था कि सिर्फ विश्लेषण से ही काम नहीं चलेगा. कैसे ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन थॉट प्रोसेस या उसके मेंटल प्रोसेस का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उपयोगिता है, इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है. और यही हमारा कोर कंसेप्ट या बेसिक कंसेप्ट है फंक्शनलिज्म का. और इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का विरोध किया. उन्होंने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड के सहारे किसी पर्सन का ह्यूमन बिहेवियर का या उसके मेंटल प्रोसेस का क्या यूटिलिटी है, इसका हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं. James reported that human behaviors are adaptable and for psychological alive they have to adjust with their environment. ह्यूमन बिहेवियर्स क्या है? ये समायोजी है, यानी एडजस्ट कर सकता है और अपने आप को मनोवैज्ञानिक तौर पर जीवित रखने के लिए इसको इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है. वो एडजस्ट होता है. बेसिकली दिस थॉट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ फंक्शनलिज्म. फंक्शनलिज्म का जो है मूल प्रेरणा स्रोत या मूल वाक्य जो है वो यही है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है? इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टेबल है. वो एडजस्ट हो सकता है किसके आधार पर? अपने बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के उपयोग करके, इन दोनों चीज़ों का उपयोग करके वो अपने वातावरण के साथ इजीली एडजस्ट हो सकता है. स्ट्रक्चरलिज्म ने इन सब चीज़ों की बात नहीं की थी. स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ उसके एनालिटिक प्रोसेस की बात की थी, हम कैसे उसको व्याख्या करें, कैसे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को हम व्याख्या करें. लेकिन कॉन्शियस एक्सपीरियंस का क्या उपयोगिता है, आखिर उसको उपयोग में कैसे ला सकते हैं, इसी के बारे में बात फंक्शनलिज्म ने की थी. ठीक है, नेक्स्ट, विलियम जेम्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. विलियम जेम्स ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में ही फंक्शनलिज्म के कंसेप्ट की व्याख्या किए थे.
ठीक, नेक्स्ट आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विलियम जेम्स जो है is a great American psychologist. He was criticized the concept of elementalism and owns introspectionism. तो विलियम जेम्स जो है वो बहुत ही बड़े अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंसाइटफुल एंड स्टिमुलेटिंग ऑफ अमेरिकन फिलोसोफर्स। ठीक है, हिज इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज इमोशन, सेल्फ, प्रैग्मेटिक इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजी वेरी मच। तो बेसिकली विलियम जेम्स जो हैं वो अमेरिका के बहुत बड़े फिजियोलॉजिस्ट या फिलोसोफर भी कह सकते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी थे। उनके कामों के से प्रभावित होकर ही बाद में उन्हें फिलोसफी की तरफ भी लाया गया कि वो एक फिलोसोफर के तौर पर अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करें। तो वो क्रिटिसाइज क्या किए? एलिमेंटनिज्म एंड ऊन्स इंट्रोस्पेक्शनिज्म। एलिमेंटनिज्म मतलब तथ्यवाद। तथ्यवाद क्या है? जिसमें हम सिर्फ एनालाइज करते हैं, हम उसकी उपयोगिता पर ध्यान नहीं देते इस चीज़ का। और प्लस ऊंट के इंट्रोस्पेक्टिव जो मेथड है जिसके सहारे हम स्टडी करने की बात करते हैं, इसका उन्होंने विरोध किया। He was emphasized the concept of pragmatism, which means find out the utility and purpose of the behavior and mental process. Pragmatism का मतलब होता है व्यवहारिकता, व्यवहारवाद, यानी कैसे किसी पर्सन के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का उपयोग किया जाए, इसी के ऊपर उन्होंने खास कर ध्यान दिया, जिसके लिए उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था, प्रेगमेटिज्म। ठीक है, फंक्शनलिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय सच काइंड ऑफ थॉट्स। फंक्शनलिज्म इन्हीं थॉट्स से इन्फ्लुएंस्ड होकर आगे आया कि कैसे किसी पर्सन के बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस का हम उपयोग करें और उसको इन्वायरमेंट में एडजस्ट करवा सकें। As a psychologist, William James did lots of work in the second thought of school, which is called functionalism. ठीक है, next, William James introduced the concept of psychology into 7 different subtitles. उन्होंने साइकोलॉजी को 7 अलग अलग उपशीर्षकों के आधार पर क्लियर किया कि व्हाट इज द साइकोलॉजी और उन्होंने कैसे इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। पहला क्या था? डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स, इमोशन, इंस्टिंक्ट, सेल्फ, मेमोरी एंड माइंड बॉडी प्रॉब्लम। बेसिकली इन 7 एरियाज में विलियम जेम्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फर्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। According to James, psychology is a science of mental life, both of its phenomenon and of their condition. विलियम जेम्स ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानसिक जिंदगी की घटना तथा अवस्थाओं दोनों का ही विज्ञान है। यानी मानसिक जिंदगी यानी उसका मेंटल लाइफ और उसका कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है, इन दोनों का ही अध्ययन करना क्या है? साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक, मेंटल लाइफ मीन्स कॉन्शियसनेस एंड फेनोमेना मीन्स सब्जेक्ट मैटर विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस। इन्होंने मेंटल लाइफ का तात्पर्य क्या बताया? चेतना से है। ठीक है, और फेनोमेनन से तात्पर्य उन्होंने क्या बताया? विषय वस्तु से होता है जो कि अनुभूति में पाया जाता है। जेम्स फोकस्ड ऑन द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियस एक्सपीरियंस इज कंटिन्यूअस एंड डायनामिक। जेम्स बेसिकली फोकस किए हैं वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर, लेकिन कॉन्शियस एक्सपीरियंस के सिर्फ एनालिटिकल पोर्शंस तक ही सीमित नहीं थे, वो उसके यूटिलिटी पर फोकस्ड किए कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस का क्या उपयोगिता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है ये एक जगह पर स्थिर नहीं है, इसका हम विश्लेषणात्मक स्वरूप पर नहीं ध्यान दें, क्योंकि दैट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस, इसमें परिवर्तन हमेशा होते रहता है। ठीक है, क्योंकि इंसान जो है अपने बदलते हुए वातावरण की उत्तेजनाओं के साथ अपने आप को हमेशा बदलता है। ठीक है, James reported that the main purpose of psychologists is to study the immediate and actual experience of consciousness. जेम्स ने क्या कहा था कि साइकोलॉजिस्ट का मेन उद्देश्य होता है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस का तुरंत जो तात्कालिक और वास्तविक अनुभूति होती है उसका अध्ययन करना। इसी को उन्होंने कहा था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात किसने की थी। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें आता है तो लिखना विलियम जेम्स। किस बेस पे उन्होंने बात की थी कि कॉन्शियसनेस का जो एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो इमीडिएट यानी तात्कालिक होता है और वो वास्तविक होता है।
इसी का स्टडी करना साइकोलॉजिस्ट का मेन उद्देश्य होता है। ये विलियम जेम्स का कंसेप्ट था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेथड्स। विलियम जेम्स इंट्रोड्यूस द 3 मेथड्स विच इज एज फॉलोज। विलियम जेम्स ने 3 मेथड्स को डिस्क्राइब किया, दैट इज मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपैरेटिव मेथड्स। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में जेम्स ने क्या कहा? जेम्स रिपोर्टेड दैट इंट्रोस्पेक्शन इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी द कॉन्शियस एक्सपीरियंस but denied the structuralism's thought that observer required training in introspection. जेम्स ने ये कहा कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड तो इम्पॉर्टेंट है कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जानने के लिए, लेकिन इसमें ट्रेनर्स को किसी ऑब्जर्वर को किसी प्रकार का ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इमीडिएट है, ये आंखों के सामने होता है, तो उसको बस उसको फील करना होता है कि जो भी इंसान अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को बता रहा है या एक्सप्रेस करता है, हम उसको कैसे ऑब्जर्व करें, और ये ट्रेनिंग के साथ किसी टाइप से रिलेट नहीं है। तो बेसिकली मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन को विलियम जेम्स ने भी सपोर्ट किया, बस वो इस चीज़ के विरोधी थे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में ट्रेनिंग के सहारे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, अकॉर्डिंग टू हिम एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो यूजफुल मेथड टू स्टडी। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि इस मेथड के सहारे भी हम ह्यूमन बिहेवियर के यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। कंपैरेटिव मेथड, सच मेथड इज जस्ट अ सब्सिडरी मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। ये मेथड एक सब्सिडरी मेथड के तौर पर सामने आया, मतलब इसके आधार पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही मूल एक मेथड के रूप में सामने आया। ये जस्ट इस विधि, मतलब इस मेथड के द्वारा जैसे पशु हो गया, बच्चे हो गए, या किसी भी पर्सन के मेंटल कंडीशंस का क्या होगा, स्टडी किया जा सकता है। तो बेसिकली ये मेथड जो है इंट्रोस्पेक्शन और एक्सपेरिमेंट मेथड का एक सब्सिडरी मेथड के तौर पर सामने उन्होंने लाया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इमोशन। तो जब हम लोग इमोशन के बारे में पढ़ते हैं तो ये क्लियर कट है कि विलियम जेम्स ने इमोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। पढ़ते हैं, जेम्स डेवलप्ड अ थ्योरी टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ इमोशन। Longe, a psychologist, also worked with James in this theory, and today this theory is termed as James-Longe emotional theory. According to this theory, emotion is the result of physical changes. जब आप लोग इमोशन के चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें जेम्स लॉन्ची की एक इमोशन की थ्योरी है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे अंदर में संवेग यानी इमोशन का फीलिंग्स कब होता है। तो जेम्स लॉन्चे ने विलियम जेम्स ने अपने इस थ्योरी के आधार पर बताया कि जब हमारे सामने कोई स्टिमुलस आता है तो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें इमोशन का फीलिंग होता है। जैसे हमारे सामने अगर कोई शेर आता है तो हम भागते हैं, चूँकि हम भागते हैं इसलिए हम डर जाते हैं। तो उन्होंने इस थ्योरी को ही जेम्स लॉन्जे का इमोशनल थ्योरी के आधार पर नाम दिया। जेम्स लॉन्जे क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे एक और फिजियोलॉजिस्ट थे जो इस पर काम कर रहे थे, जिनका नाम था लॉन्ज। तो इन दोनों ने मिलकर उस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, और जिसके आधार पर इन्होंने ये बताया कि इमोशन का फीलिंग कब होता है, दैट इज फिजिकल चेंजेस पे डिपेंड करता है। जब हमारे में फिजिकल चेंजेस होगा तो हम समझेंगे कि हम किसी इमोशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इमोशन के पोर्शन पर विलियम जेम्स का ये कंट्रीब्यूशन दिया गया था। नेक्स्ट है इंस्टिंक्ट। जेम्स सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ इंस्टिंक्ट एंड ही बिलीव दैट इंस्टिंक्ट मोटिवेट द पर्सन और एनिमल टू बिहेव नेचुरली। जेम्स लॉन्चे, ये डार्विन जिनसे वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, उन्हीं का ये कंसेप्ट था इंस्टिंक्ट। बेसिकली इस पर काम उन्होंने ही किया था। किसने? तो चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन के इसी कंसेप्ट से सहमत थे, और उन्होंने कहा कि इंस्टिंक्ट क्या होता है, दैट इज अनलर्न्ड एंड सेल्फ परजर्वेटिव। ठीक है, सेल्फ परजर्वेटिव मतलब क्या होता है, आत्म परिरक्षक होता है। अनलर्न मतलब ये सीखा गया नहीं होता है। इसके आधार पर पर्सन सीखता है कि वो कैसे बिहेव करे वास्तविक रूप से। मतलब इंस्टिंक्ट की हम लोग बात कब करते हैं, जैसे एक देखना, छोटा चिड़िया का बच्चा मान के चलो, जब चिड़िया का बच्चा जन्म लेता है तो वो ऑटोमेटिक अपने ही
माँ या अपने ही फैमिली मेम्बर जो भी है उनके उन्हीं की तरह उड़ना सीखता है। ये उड़ना वो क्यों सीख लेता है? क्योंकि उसमें वो इनबॉर्न टेंडेंसी होता है, इसके लिए उसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये क्या होता है? आत्म परिरक्षक, मतलब उसको खुद की सुरक्षा करना भी इंस्टिंक्ट के द्वारा ही सीखा जाता है या सीखता है। तो इंस्टिंक्ट क्या है? ये इंसान को मोटिवेट करता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे एनिमल हो, कि बिहेव वो कैसा करे वास्तविक रूप से, नेचुरली। इस पर भी विलियम जेम्स ने अपना ये कंट्रीब्यूशन रखा कि इंस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी पर्सन को इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में और उसके बिहेवियर को बाहर निकालने में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेल्फ के बारे में उन्होंने क्या कहा? सेल्फ मीन्स मी, विच इंक्लूड्स 3 हायरार्किक एस्पेक्ट्स लाइक मटेरियल सेल्फ, सोशल सेल्फ एंड स्पिरिचुअल सेल्फ। विलियम जेम्स ने बात की थी सेल्फ का मतलब क्या होता है? आत्मन, यानी मेरे सेल्फ, हम क्या है। ठीक है, इसमें उन्होंने 3 एस्पेक्ट्स की बात की, मटेरियल सेल्फ, सोशल सेल्फ एंड स्पिरिचुअल सेल्फ। जब हायरार्किक वे में देखते हैं तो मटेरियल सेल्फ कब होता है? सबसे नीचे आएगा, देन आएगा हमारा सोशल सेल्फ और उसके ऊपर हमारा आता है स्पिरिचुअल सेल्फ। तो मटेरियल सेल्फ में क्या होता है? यानी हमारे खान पान कपड़ा इन सब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। सोशल सेल्फ में क्या होता है? जब हम समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, जब हम दोस्त बनाना चाहते हैं, दैट इज सोशल सेल्फ। और स्पिरिचुअल सेल्फ क्या है? जब इंसान आध्यात्मिक की ओर उठ जाता है, जब वो धार्मिक चीज़ों की ओर संलिप्त होता है। तो इन सेल्फ की बात विलियम जेम्स ने की थी। साथ ही साथ विलियम जेम्स ने ये भी बात कही, जेम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्योर ईगो। इन्होंने प्योर ईगो की भी बात की थी। प्योर ईगो क्या है? विच हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट। प्योर ईगो क्या करता है? हमारे इन्वायरमेंट को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, कि कैसे कोई इंसान वातावरण के साथ सही ढंग से अनुक्रिया करेगा, ये प्योर ईगो के आधार पर ही होता है। ये विलियम जेम्स का कहना था, ये विलियम जेम्स का कंट्रीब्यूशन था साइकोलॉजी में। ठीक, मेमोरी में विलियम जेम्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया? जेम्स रिपोर्टेड दैट टू रिमेंबर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी विच इज इम्प्रूव्ड बाय ट्रेनिंग। जेम्स ने कहा कि किसी भी तरह की घटना या सूचना जिसको व्यक्ति अपने मस्तिष्क में लाता है या जिसको व्यक्ति बार बार अपने दिमाग में रिकॉल करते रहता है, उसी को उन्होंने मेमोरी कहा, जो किसके द्वारा इम्प्रूव्ड होता है? प्रशिक्षण के द्वारा। यानी प्रशिक्षण के द्वारा हम अपनी स्मृति को मजबूत बना सकते हैं। लेटर ऑन जेम्स डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। बाद में जेम्स ने 2 तरह की मेमोरी की बात की, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को उन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा और सेकेंडरी मेमोरी को उन्होंने लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहा। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब क्या होता है? जो बहुत ही कम समय के लिए हमारे मस्तिष्क में संचित रहता है। जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी का या सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? जो हमारे मस्तिष्क में बहुत दिन तक रह सकता है या कम से कम 20 मिनट से या 25 मिनट से सेकेंड से ऊपर रह सकता है, दैट इज द सेकेंडरी और आइदर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन जेम्स का मेमोरी में भी था। उन्होंने मेमोरी को 2 भागों में बांटकर हमारे सामने, जिस बेस पे आज हम लोग मेमोरी की चैप्टर्स को पढ़ते हैं, तो बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो विलियम जेम्स के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट, माइंड बॉडी प्रॉब्लम। James refused the concept of mind-body parallelism. In fact, he said that mind and body interact with each other. जेम्स रिफ्यूज मतलब जेम्स माइंड और बॉडी के कंसेप्ट को मानते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि माइंड और बॉडी जो है वो समानांतर नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करता है, मतलब इंटरैक्ट करता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म में जो बात की थी, जो विलियम ऊंट ने या फिर जो एडवर्ड टीचर्स ने बात की थी कि माइंड और बॉडी क्या है, एक दूसरे के समांतर होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अंतक्रिया नहीं करते। हाँ, लेकिन एडवर्ड टीचर ने ये बात कही थी कि अगर एक में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो दूसरे में भी उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसी कंसेप्ट को फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स ने कहा कि माइंड और बॉडी क्या करते हैं? आपस में अंतक्रिया करते हैं। क्यों?
क्योंकि अगर ह्यूमन बिहेव है, अगर ह्यूमन मेंटल प्रोसेस है, तो ये तभी होगा जब उसका माइंड और बॉडी आपस में इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि इसी के आधार पर वो अपने इन्वायरमेंट में प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये 7 एरियाज है, या 7 हम इसको सब डिवीज़न एरियाज कह सकते हैं, जिस पर विलियम जेम्स ने अपना योगदान दिया था। डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर, मेथड्स, इमोशन, इंस्टिंक्ट, सेल्फ, मेमोरी एंड माइंड बॉडी प्रॉब्लम, ये 7 एरियाज में दिए गया विलियम जेम्स के कंट्रीब्यूशन, जो आज हम अपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में भी बहुत वास्ट रूप में इस पर स्टडीज़ करते हैं। ठीक है, इन कंट्रीब्यूशंस के बावजूद भी विलियम जेम्स का कुछ क्रिटिसिज्म किया गया डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। पहला क्या है उसमें, उन्ट सेड दैट फंक्शनलिज्म इज ओनली अ लिटरेचर। उन्ट ने यह कहा कि फंक्शनलिज्म सिर्फ एक लिटरेचर के तौर पर सामने आया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके आधार पर हम कह सके कि ये एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। ठीक है, ये बेसिकली उन्ट का क्या है ओपिनियन था। नेक्स्ट, some psychologists said that concepts like functions, utility can be studied by introspective method. Can't be. कुछ साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि जो फंक्शंस, कार्य की बात या उसकी उपयोगिता की बात की गई है, ये इंट्रोस्पेक्टिव मेथड के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि विलियम जेम्स ने फंक्शंस, यूटिलिटी की भी बात की और फिर प्लस मेथड में उन्होंने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को भी रखा। तो ये दोनों चीज़ कंट्राडिक्ट है, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये दो चीज़ एक साथ नहीं चल सकता है। अगर वो फंक्शन से यूटिलिटी की बात करें तो उन्हें मेथड्स दूसरा अप्लाई करना चाहिए, आइदर वो अगर इंट्रोस्पेक्टिव मेथड की बात करते हैं तो फंक्शंस और यूटिलिटी पर उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, कैननबर्ग इमोशन थ्योरी डिनाई द थ्योरी ऑफ इमोशन विच इज़ डेवलप्ड बाय जेम्स लॉन्चे। कैननबर्ग की एक इमोशन थ्योरी है जो जेम्स लॉन्चे द्वारा दिए गए इमोशन थ्योरी के जस्ट ऑपोजिट है। जैसे जेम्स लॉन्चे ने कहा था कि हमारा इमोशन फीलिंग किस पर डिपेंड करता है, दैट इज़ फिजिकल एक्टिविटी पर, लेकिन कैननबर्ग ने कहा था कि नहीं, इमोशन मतलब फिजिकल एक्टिविटी और इमोशन का फीलिंग ये दोनों एक साथ होता है। इसके लिए हमें हमारे इमोशंस से वाकिफ़ होने के लिए या पता करने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता, ये दोनों पैरेलल वे में चलता है। ठीक है, तो ये मेन 3 इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है जो विलियम जेम्स के लिए किया गया था या विलियम जेम्स के कंट्रीब्यूशंस के लिए किए गए हैं। तो ओवरऑल आप ये समझो कि विलियम जेम्स का जो फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट था ये जस्ट ऑपोजिट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में बात की थी एलिमेंटनिज्म पर, मतलब तत्ववाद पर, कि कैसे हम किसी इंसान के कॉन्शियस एक्सपीरियंस का एनालिटिकल वे में एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन वहीं पे फंक्शनलिज्म ने बात की कि हम किसी कॉन्शियस एक्सपीरियंस, किसी पर्सन के कॉन्शियस एक्सपीरियंस या उसके बिहेवियर को एनालिटिकल वे में ना देखकर उसके फंक्शंस यानी उसके कार्य के रूप में देखेंगे कि उसकी क्या उपयोगिता है। और इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट को या मेथड को जो स्ट्रक्चरलिज्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दी गई थी, वहाँ इस पर कम इस बारे में दी गई कि इसको ऑब्जर्वर अपने वे में करे, इसके लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं ये विलियम जेम्स द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशंस है साइकोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, आप इसको स्टडी करो, इससे रिलेटेड कंसेप्ट और भी क्लियर